राजेश, अब सवाल यही है जो बातें यहां पर हो रही थी कि अगर 32 देशों के साथ नेटो मजबूत हो भी जाता है, अमेरिका साथ में है और पावरफुल होने की बात की जा रही है, लेकिन अगर भारत और चीन जैसे देश रूस के मामले पर एक पेज पर रहते हैं तो क्या इससे रूस को बहुत बड़ा नुकसान होता है? इस नेटो में शामिल होने से रूस की सेहत पर कितना असर पड़ेगा? क्योंकि यूक्रेन युद्ध पर तो हमें कोई खास असर दिखाई नहीं पड़ा और जो सपोर्ट की बात की गई थी उसको लेकर भी ऐसा कुछ लगा नहीं बहुत ज्यादा रूस को नुकसान हुआ है, लेकिन जो मंसूबे थे वो भी तकरीबन कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में इस सदस्य देशों की संख्या बढ़ने से क्या असर होने वाला है ग्लोबली, और भारत और चीन के एक साथ आने का क्या असर होगा, ये भी जरा समझाइए। देखिए शुभांकर, जैसे कल हमने इस बारे में बात की थी और जैसा गीता ने बिल्कुल सही बोला कि अभी इनका रेटिफिकेशन बाकी है। देखिए हर देश की पार्लियामेंट, जो 30 नेटो के मेंबर्स हैं, हर एक देश की पार्लियामेंट को रेटिफाई करना पड़ेगा स्वीडन और फिनलैंड का एक्सेशन, उसके बाद ही ये नेटो के परमानेंट मेंबर बन पाएंगे। आज कनाडा की पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया है और डेनमार्क की पार्लियामेंट ने, 2 पार्लियामेंट्स ऑलरेडी अप्रूव कर चुकी हैं। सबसे इंटरेस्टिंग रहेगा तुर्की की पार्लियामेंट का, और ये जो तुर्की के राष्ट्रपति हैं एर्डोगन, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया 3 दिन पहले कि जो हमारी डिमांड्स हैं इन 90 से 95 कुर्दिश लोगों की, जो कि अभी जिन्होंने शरण ले रखी है फिनलैंड और स्वीडन में, अगर उनको एक्स्ट्राडाइट नहीं किया गया तो संभावना तुर्किश पार्लियामेंट की उनके एक्सेशन को अप्रूव करने की बहुत ही कम है। दूसरा, इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है ग्राउंड पर? देखिए मैंने कभी बताया था, इसका सबसे बड़ा इफेक्ट यह है कि नेटो और रूस की जमीनी सीमा अब काफी बढ़ गई है। फिनलैंड का 1000 से लेकर 1200 किलोमीटर का लैंड बॉर्डर है रूस के साथ में, अब वो नेटो रूस का बॉर्डर बन चुका है और अभी नेटो पूरी तरह से आजाद है किसी तरह के अपने बेसिस बनाने के लिए फिनलैंड के अंदर या स्वीडन के अंदर। इसके मद्देनजर रूस ने ऑलरेडी चेतावनी जारी कर दी है कि अगर आप वहां बेसिस बनाने की इजाजत देते हैं नेटो को और फिर अगर युद्ध होता है तो हम उन पर हमला करने के लिए फ्री हैं। इसके अलावा जहां तक चीन और हिंदुस्तान का सवाल है, देखिए चीन और हिंदुस्तान अब तक मिलिटरीली किसी भी तरह से सामने नहीं आए हैं रूस का सपोर्ट करने के लिए, लेकिन अमेरिकन इंटेलिजेंस का यह कहना है कि चीन रूस को इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहा है और कुछ जरूरी स्पेयर पार्ट्स जो वेस्ट से आने बंद हो गए हैं वो रूस को प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा डायरेक्टली इंटरवेंशन इंडिया या चाइना का अभी इस युद्ध में नहीं है और कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, जैसा कि मैंने पहले बोला, सबसे बड़ा हथियार जो वेस्ट का वो इकोनॉमिक सैंक्शंस था, उस पर पार पाने के लिए हिंदुस्तान और चाइना का सपोर्ट रूस के लिए क्रिटिकल था, है और आगे भी रहेगा। शुभांकर, अब गीता देखिए यहां पर एक सवाल और आता है, रूसी राजदूत की बात से सवाल आता है कि भारत ने यूक्रेन की स्थिति को अच्छे से पढ़ा समझा जाना, रूस हमारे और चीन के बीच में कड़ी है। राजेश भी कह रहे हैं कि देखिए हम दोनों रूस के साथ हैं लेकिन आपस में हमारी बातचीत नहीं हो रही है, या कहीं ऐसा नहीं है। हाँ, हम दोनों की सोच एक तरह से नजर आ रही है। क्या रूस वो कड़ी हो सकता है जो भारत के लिए फायदेमंद हो सकता है जब बात चीन को लेकर हम करते हैं? क्योंकि अगर कोई ऐसी स्थिति आती है, क्योंकि चीन के साथ हमारे तनाव कई सारे हैं और कई ऐसी जगह हैं जहां पर हमारे साथ भी उनकी युद्ध जैसी स्थिति बनती रहती है, तो क्या वहां पर एक बहुत बड़ा रोल रूस प्ले कर सकता है? बहुत बिल्कुल शुभांकर, हम कुछ दिनों से इस पर बातचीत भी कर रहे हैं कि रूस कितना अहम रोल प्ले कर सकता है। अब वेस्ट चाहता है कि भारत एक साइड ले या एक स्टैंड ले, तो उस पर भारत का यही कहना है कि आप अपने इंटरेस्ट देखते हैं, हम अपने। तो यूरोप में जब जयशंकर घूम रहे थे, मतलब टूर पे गए हुए थे शुभांकर, तो टूर पे किसी एक जर्नलिस्ट ने उठकर उनसे बोला, पूछा भी नहीं, उनसे बोला कि देखिए आज जिस तरीके से आपने आज रूस का साथ दिया है, कल जब आपको हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम आपकी मदद करने नहीं आएंगे। जब चीन आपके खिलाफ खड़ा होगा और आपको हमारी जरूरत पड़ेगी। तो ये कमेंट था जिस पर जयशंकर का जवाब था कि चीन ऑलरेडी आएगा नहीं है, चीन ऑलरेडी आ चुका है। इट्स अ करंट स्टेटस फॉर इंडिया कि चीन ऑलरेडी आ चुका है और आपने कुछ नहीं किया, तो आइंदा आएगा चीन और फिर आप कुछ नहीं करेंगे, ये तो हाइपोथेटिक्स में जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब आया चीन तब भी आपने कुछ नहीं किया। तो भारत को ये रियलाइजेशन कि अगर कुछ होता है चीन के साथ, तो क्या उनके जो एलाइज, सो कॉल्ड एलाइज और फ्रेंड्स है, क्या वो भारत के साथ खड़े होंगे या नहीं, क्या वो भारत की मदद के लिए आएंगे या नहीं, वो साफ नजर आ रहा है। सब अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट देख रहे थे, तब कोविड नहीं हुआ था, तो कोई चीन के खिलाफ इस तरीके से नहीं खड़ा था जिस तरीके से अब खड़ा है। तो भारत का यही कहना है कि उनको अपने सारे एरिया सिक्योर रखना चाहिए और ऐसे देशों के साथ संबंध जिनके साथ भारत की हिस्टोरिकल टाइज ऑलरेडी है, उनके साथ संबंध क्यों खराब करे, जब उनके जो इन्फ्लुएंस है
चीन के साथ बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो रूस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल वैसे भी प्ले करता है, क्योंकि एससीओ की मुलाकात जब हुई अभी हाल फिलहाल में, एससीओ के जो फॉरेन मिनिस्टर्स या मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स होते हैं या हाई लेवल मीटिंग्स होता है, अगर चीन और भारत के बीच कोई भी प्रॉब्लम होता है रूस खड़ा होता है। वैसे ही चीन की भी भारत को जरूरत होती है, क्योंकि जब पाकिस्तान और भारत का मेंबरशिप होना था तो चीन और रूस ने यही कहा था कि आप अपने बायलैटरल मामले एससीओ में ना लाएं, एससीओ को का माहौल खराब ना करे, जैसे आपने सार्क का माहौल खराब कर दिया और सार्क को कैंसिल करते रहे। तो चीन और रूस को बैलेंस करना भारत के लिए बहुत जरूरी है।